ओके, लिखेंगे फोर्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 करेंगे हम लोग। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, समझ में आपको आएगा, चिंता ना करें। क्या करें, ये 12 सारा टॉपिक साथ चल रहा है। 11th और 12th मत खेलिए, वो सब छोटे छोटे बच्चे करते हैं। 11th और 12th दोनों कंबाइन चल रहा है, इसमें एनसीईआरटी में ढूंढेंगे कुछ भी नहीं है, आप तो जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखें सब बच्चे, फोर्थ जो चैप्टर है उसको हम लोग करेंगे, उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। यहाँ एक बार थोड़ा देख लो, फिर मैं इसको अभी समझाता हूँ और फिर इसको मैं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड POC 1 and 2, ये फोर्थ नंबर चैप्टर हमारा है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड POC 1 and 2। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन नाम का हमारे सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है, आइदर मे बी क्लास 11th और मे बी क्लास 12th में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको हम लोग करेंगे। इससे ही पता चलेगा किसी कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी बनेगी। दोबारा एक बार सुन लें, किसी भी कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या शेप आने वाला है, उसके बारे में ये चैप्टर बताएगा। लेकिन एनसीईआरटी में 11th में या 12th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। और POC यहाँ लिखा हुआ है, POC इज़ द फुल फॉर्म प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम क्लास 11th का और 12th का JEE नीट का जितना आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं सबको हम एक जगह कवर कर लेंगे। यानी POC 1 and 2 में क्लास 11th के और 12th के जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आज तक आए होंगे सबको हम लोग कवर कर लेंगे। पूरी बात क्लियर हो गया। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत हैं। इसमें 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें एक टॉपिक आइडोफॉर्म टेस्ट है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। 12th बोर्ड का फेवरेट टॉपिक आइडोफॉर्म टेस्ट, जो टर्म 2 में आता है आजकल कोरोना के बाद से, तो उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। और एल्कोहल फिनॉल ईथर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी एक आइडोफॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम देखेंगे। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को पहले कवर करेंगे, देन इसको हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा मेन हेडिंग है, जरा सा लिखना है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। चैप्टर नंबर 4 के अंदर लिखना है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जरा से उसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम हेडिंग करेंगे उसका नाम है DU। DU इज़ द फुल फॉर्म डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका नाम DU। फर्स्ट ये है। सेकंड जिसका नाम है उसका नाम है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हम लोग इसे कैट H2 बोला करेंगे आपसे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। थर्ड एक टॉपिक है जिसको हम लोग फिर आगे करेंगे, जिसका नाम होगा मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन से JEE में बहुत क्वेश्चन है। अब फोर्थ जिसका नाम है ओजोनोलिसिस, इससे भी JEE और नीट में बहुत क्वेश्चन है। मोनोक्लोरिनेशन और ओजोनोलिसिस, ये 4 टॉपिक हम बस करेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में। मैंने एक बार IUPAC नोमेनक्लेचर में DU के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने इसको पढ़ाया। आप जब देखेंगे तो वहाँ पर हमने DU एकदम बिगिनर, एकदम स्टार्टिंग किया था, बेसिक। लेकिन यहाँ पर DU एकदम हम 0 से फिर से शुरू करेंगे और DU को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा। DU एक बार हम लोग दोबारा यहाँ पे फर्दर शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद जब DU हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा DU एक बार में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद DU कभी भी केमिस्ट्री में आज के बाद से नहीं आएगा। DU एक बार 11 में पढ़ाया जा चुका है IUPAC नोमेनक्लेचर में, फर्दर एक बार फिर से 0 शुरू करूँगा और यहाँ से एकदम लास्ट तक कवर करेंगे हम लोग। इसके बाद DU कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको। अब हमारी मेन हेडिंग लिखना है जरा सा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मेन हेडिंग है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही कई बार बुक्स में, यहाँ ज़रा लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही, जिसका नाम DU है, इसको कई बार बुक्स में लिखा होगा हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, HDI, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। DU का ही नाम है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। इसी का नाम सब बच्चे देखें, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स का ही नाम कई बार बुक्स में लिखा होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। एक ही नाम है, बार बार सब जगह बदल बदल के आ रहा है, इसलिए उसको वो इस तरह में लिख दिया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हो गया। DU से सब बच्चे जरा समझेंगे, DU से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। DU से बस एक ही इंफॉर्मेशन मिलता है। सब बच्चे यहाँ देखें कि इस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड या रिंग्स के नंबर पता चल जाएंगे। नंबर कितना पाई बॉन्ड होगा, कितना रिंग होगा, पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सब बच्चे यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे कहीं लिखा हुआ है C2H6, तो सबको पता है कि इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्या देखें, कहीं लिखा हुआ है C4H8 या C4H10 लिखा हुआ है, तो C4H10 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कहीं लिखा हुआ है C3H6, सब बच्चे देखें यहाँ पे, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है एंड अनदर पॉसिबिलिटी एक ऐसी हो सकती है। देख लें सब लोग, क्या यहाँ पे 2 कार्बन है ऊपर में? बिल्कुल। क्या इधर में 2 कार्बन है और इधर देखिए सब में हाइड्रोजन भी 2-2 है, सही है सर? 2-2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन भी है। तो डी यू से क्या पता चलेगा कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने कार्बन है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? डी यू ये बताएगा इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जरा नोट कर लें, फिर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डी यू। जल्दी से इसको नोट करना है, फिर लिखना है इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डी यू। डी यू आइडेंटिफाई करेगा, टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग। डी यू के बारे में ये है कि डी यू एक इन्फॉर्मेशन बताएगा किसी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड कितने होंगे और रिंग्स कितने होंगे। कितना पाई बॉन्ड होगा और कितना रिंग होगा, ये डी यू जो है उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करेगा। हो गया? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। जब हम डी यू को बहुत डिटेल में कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। देन फर्दर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, जो रहेगा उसको देखेंगे। लिखना है हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ डी यू। कैलकुलेशन ऑफ डी यू, कैलकुलेशन ऑफ डी यू में लिखना है व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। कैलकुलेशन ऑफ डी यू में लिखना है व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। कैलकुलेशन ऑफ डी यू हमारी हेडिंग है, उसमें लिखना है व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। सब बच्चे यहाँ देखें, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा सभी लोग यहाँ देखें, तो ऐसे कि इसमें डी यू इक्वल टू लिखना है आपको जरा सा C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाई 2 वेयर ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट करके रखना है, ऑक्सीजन और सल्फर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारे काम के नहीं है। ऑक्सीजन और सल्फर को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। दूसरा लिखना है व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। इसको लिखने के बाद लिखना है व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, ठीक है। व्हेन एमएफ इज गिवन में वो फॉर्मूला लिखना है ऊपर वाला, और दूसरा लिखना है व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन में नीचे वाला फॉर्मूला लिखना है। व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन में नीचे वाला फॉर्मूला लिखना है। व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन में नीचे वाला फॉर्मूला लिखना है। आप नंबरिंग कर लेना, इसको अपने हिसाब से नंबरिंग कर लेना। ठीक है, जैसे कॉपी करना है। ठीक है, नंबरिंग जरा इनको खुद कर लेना, आप लोग देख लेना। एक ही एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2 एग्जाम्पल थोड़े काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा जल्दी से नोट डाउन एक बार कर लीजिए। इस कंपाउंड का नाम क्यूबेन है। प्लीज़ ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर हमने थोड़ा सा मार्क किया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है। एक और कंपाउंड थोड़ा यहाँ बना लेते हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
प्रिज्मेन इस कंपाउंड का नाम, फॉर्मूला होता है C6H6। प्रिज्मेन इस कंपाउंड का नाम है, फॉर्मूला होता है C6H6। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है लास्ट ईयर्स में, इन्हीं तीन से क्वेश्चन है। रेस्ट ऑफ द अदर आर वेरी इजी, सब कुछ इजी है, आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। और हम लोग थोड़ा इस पर और भी बहुत ज़्यादा बात करेंगे देखते हुए इस पर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको ब्रेक रख दिया जाएगा, क्योंकि ये तो कहते हैं आपके मन में खुशी आ जाती है। वो कहते हैं ना, आप लोग जब मर रहे हो तो आपको बस इतना सा आके बता दे कान में, आज आपका ब्रेक है। वाह सर, सही कहा आपने। करते हैं, यहाँ बोर्ड पे देखें सब बच्चे, यहाँ देखें बोर्ड पे, ये जो लिखा हुआ है ना, जो डिजिट्स में, इससे सॉल्व होगा। क्या कहते हैं आप लोग? जैसे पहले का 0 आएगा, क्या कहते हैं आप? यहाँ देखिए सब बच्चे 4 + 1, यहाँ देखें फर्स्ट का अगर मुझे निकालना होता तो मैं यहाँ निकालता। सब बच्चे देखिए इस फॉर्मूले में रखता, तो 4 + 1, सब बच्चे देखें -10 और बाई 2 लिखता। सर आपने हैलोजन 0 और नाइट्रोजन भी कितना है? 0 है, वो तो दिया नहीं है इसमें। तो देखिए 5 - 5 कितना आया? 0। कर लेंगे सर? जैसे मैं एक समझाता हूँ, देखें C4H6, सब बच्चे देखें, तो मैं रखूँगा 4 + 1 -6/2। सर अपने हैलोजन नहीं लिखा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। तो 4 + 1 5 और 5 - 3 कितना आया? 2। तो ऑफकोर्स इसमें 2 होगा, अभी हम देखेंगे। क्लियर हो गया? कर लेंगे सब बच्चे। यहाँ पे जरा देखें, इसको जरा मैं बताता हूँ, थोड़ा काम का ही है। सब बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पर रखेंगे इस फॉर्मूले में 4 + 1, थोड़ा एक बार देख लो, -10/2, क्योंकि सर हैलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है और ऑक्सीजन सल्फर को नेग्लेक्ट करना है, इसमें लिखा हुआ है, तो छोड़ देंगे, इज 0। क्लियर हो गया होगा आपको? अभी थोड़ी देर में जब ब्रेक के बाद जब क्लास हुई तो मैं बताऊंगा कि ये कहाँ गया ऑक्सीजन वगैरह, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए, हमने जब लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मतलब IUPAC पढ़ा रहा था, तब मैंने वहाँ पे नहीं बताया था कि ड्यू में ऑक्सीजन कहाँ जाता था, लेकिन अब थोड़ी देर में आपको फील होगा ऑक्सीजन कहाँ है। यहाँ जैसे निकालेंगे सब बच्चे देखें, तो 5 + 1 -12/2 = 0। यहाँ पे देखें 6 + 1, सब बच्चे देखें, -6/2 दैट इज 4। क्लियर हो गया होगा कैसे निकालें? ये फॉर्मूला चाहिए बार बार। अब इसमें सब बच्चे देखें, इसमें 2 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई लेते हैं सब बच्चे देखें, और एक रिंग और एक रिंग, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग, तो ड्यू इज द 4। ठीक है, यहाँ ड्यू सब बच्चे देखें निकालेंगे, टोटल नंबर पाई बॉन्ड तो इसमें है नहीं, प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग इसमें 2 है, तो इसका 2 ड्यू। रिंग और पाई को ऐड करना है। सब बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिंग तो नहीं है लेकिन पाई बॉन्ड 4 है, तो ड्यू 4 होगा। ये जो 3 हमने स्टार बनाया, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो सब बच्चे यहाँ पे देखें, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई और इसमें 2 पाई, और फर्दर इसमें 2 पाई, तो 9 ड्यू। ये दोनों डाटा, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, C2CN4 इज द सेम। सब बच्चे थोड़ा इस क्वेश्चन को देखें, क्लियर हो गया ना, आपको समझ गए होंगे। सब बच्चे जरा यहाँ देखें, इसको जब हम देखेंगे, सब बच्चे यहाँ थोड़ा बोर्ड पे देखें, तो इसमें यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं इसको सेडेड कर दूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्यूब में 6 फेस होगा। ये रूम को अगर क्यूब मान लें तो यहाँ देखिए, एक इधर फेस है, एक इधर फेस है, एक इधर फेस है, एक उधर फेस है, 4, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 6 फेस। तो देखिए जरा सा, एक क्यूब तो ऊपर बन गया, तो इसका कायदे से ड्यू जब इस तरीके से हम निकालेंगे तो ड्यू कायदे से इसका 6 आना चाहिए, लेकिन गलत है, इसका ड्यू जरा सब बच्चे देखें यहाँ पे 5 होगा। कैसे पता चला 5 होगा? क्यूबेन का, यहाँ देखें, क्यूबेन का फॉर्मूला होता है C8H8। ठीक है, ये क्यूबेन इज द एक्सेप्शन, इसका ड्यू कायदे से 6 आना चाहिए क्योंकि 6 फेस है, एक फेस पे एक क्यूब बन रहा है ना, यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाया है सब बच्चे, यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे C8H8 का निकालेंगे इस फॉर्मूले में रख के, सब बच्चे देखें यहाँ पे, तो 8 + 1, वहाँ देखिए 8 + 1 आ गया उसके हिसाब से, यहाँ देखिए -8/2, तो ये हो गया 9 माइनस यहाँ पे 4, कितना आया? 5। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, या तो क्यूबेन को एक्सेप्शन मान के 5 याद रखना है, या क्यूबेन का 5 होगा ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे याद रखना है या ये सब याद रखना है। फिर सब बच्चे देखें, इसका प्रिज्मेन कंपाउंड का नाम है। प्रिज्मेन को अगर हम बोलेंगे तो जरा यहाँ देखिए 1, यहाँ से बच्चे देखें 1 2 3 4 5, देख रहे हैं आपको 5 रिंग बने हुए इसमें, तो इसका ड्यू कायदे से आना चाहिए 5, लेकिन अगेन गलत है, इसका ड्यू 4 होगा। सर ड्यू इसका 4 कैसे पता चला आपको? ये देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सब बच्चे ध्यान से देखें, यही कंपाउंड ही है, देख रहे हैं आप, और ड्यू कितना है उसका? 4, इसका भी ड्यू कितना होगा? 4। पहली बात ये। दूसरी बात जरा देखें, GOC1 में जरा जल्दी से चलेंगे, और GOC1 की कॉपी में एक बार जहाँ रेजोनेंस हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ जरा एक बार आ जाए, GOC1 के लेक्चर नंबर 2 में आ जाए, जहाँ रेजोनेंस स्टार्ट हुआ था। GOC1 में इंडक्टिव इफेक्ट के आगे हमने कहीं रेजोनेंस लिखा होगा, और रेजोनेंस में बहुत सारे हमने स्ट्रक्चर बनाए होंगे। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया होगा हमने
और लिखा होगा आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। बनाया ऐसा स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि बेंजीन के 400 स्ट्रक्चर हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही पॉपुलर हैं, कुछ बहुत ही फेमस हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर का नाम ये है प्रिज्मेन, जिसका रियल नाम है। और सब बच्चे जानते हैं इसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है, क्योंकि पॉपुलैरिटी बस 2 ही 3 स्ट्रक्चर का, जिसमें से एक का नाम है कैकुले, एक का नाम है थ्यूल। फिर सब बच्चे जानते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो बेंजीन का है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, इसका भी सेम है। तो इसका ड्यू कायदे से 5 आना चाहिए, लेकिन इसका ड्यू कितना होगा? 4 होगा। कर लेंगे साथ हमारे हिसाब से। अभी इतना रहने देते हैं, फिर ब्रेक के बाद करा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ब्रेक ले लीजिए, आनंद करिए। अब हो गया। यहाँ देखिए, एक बार मैं इसका आंसर बोल देता हूँ। इसका आंसर 0 है, सब बच्चे जानते हैं। देखिए यहाँ पे अब कर लेना, इसका 0, इसका भी 0। सब बच्चे देखें, इसका 1, इसका 1। ठीक है, ऐसे ड्यू निकालेंगे तो आ जाएगा। कैसे निकालेंगे यहाँ हिंट पड़ा हुआ है, आप जाइए देख लेंगे। मैंने एक बार जरा इधर फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुन लें आप, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है और सिंगल बॉन्ड में 1 पाई होता है। ये हमने क्वेश्चन सेम पीछे कर रखा है, दोबारा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे C2CN4 का 9 आंसर आ जाएगा। क्यूएन में 6 रिंग बन रहा है, लेकिन हम लोग इससे निकालेंगे तो 6 आंसर आएगा, जो गलत है। ड्यू 5 होगा। इसको ऐसे निकाल लीजिए या एक्सेप्शन मान के याद रख लीजिए। प्रिज्मेन में ये कंपाउंड यहाँ पे लिंक नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। यहाँ आगे है तो 6 रिंग बना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ड्यू इज द 5, लेकिन कायदे से इसका ड्यू कितना है? 4 है, जिसका ओरिजिनल नाम ये है C6H6, जिसका नाम बेंजीन है। बेंजीन का ये एक फॉर्म है जिसको हमने लिया है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। सही है साहब? फिर जरा देखें, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखना जरा से इसके बाद अगेन हेडिंग। यहाँ देखिए थोड़ा सा, फिर आपको समझा के फिर 1-2 लाइन लिखता हूँ। देखिए, अगर आपने निकाला और किसी क्वेश्चन में ड्यू 0 आ गया, सब बच्चे देखें, किसी क्वेश्चन में ड्यू 0 आ गया, डेट इज हम बोल सकते हैं नो पाई। सभी बच्चे देखें, और नो रिंग। ऐसे केस में पाई बॉन्ड नहीं होगा, कोई रिंग नहीं होगा। किसी क्वेश्चन में ड्यू 1 आ गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूँ, याद रखें, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू 1 आ गया तो इसमें 1 पाई होगा, या मे बी 1 रिंग, मे बी 1 रिंग। ठीक है, 1 रिंग होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा। जिसमें ड्यू 2 आ गया, डेट मीन्स 2 पाई हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, और 1 पाई और 1 रिंग होगा। ये अनदर एक पॉसिबिलिटी है। हम अभी इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ताकि आपको विजिबल हो पाए, अच्छे से आप देख पाएँ। हो गया जी? लिखना थोड़ा सा इसके बाद हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ ड्यू। डेफिनेशन ऑफ ड्यू, डेफिनेशन ऑफ ड्यू। इसको नोट कर लो जरा जल्दी से, फिर इसके हेडिंग करेंगे डेफिनेशन ऑफ ड्यू। देखेंगे इसमें ड्यू ऑफ अ कंपाउंड, ड्यू ऑफ अ कंपाउंड is equal to the due of a compound is equal to the due of a compound is equal to the number of moles of H2 is equal to the number of moles of H2, number of moles of H2 लिखा आप लोगों ने, that must be supplied, that must be supplied, that must be supplied to convert it into a open chain compound, into a open chain compound, into a open chain compound, into a open chain compound। सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको 1 मोल H2 चाहिए। यहाँ देखिए सब बच्चे, इसको 1 मोल H2 मिल जाएगा, क्या कहते हैं आप, तो इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ शायद सबको समझ में आ रहा होगा। इसको 1 मोल H2 चाहिए, इसका अंदर इसको हम बोलेंगे इसका ड्यू कितना है? 1 है। हमने यही सब कुछ अभी तक किया है। ड्यू कैसे निकाला है? जितने मोल हाइड्रोजन चाहिए। जैसे मान लेते हैं सब बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में सब बच्चे जानते हैं एक बार H2 पास करेंगे तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। सब बच्चे यहाँ पे देख लें, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया होगा, यहाँ पे देख लो। अब फिर इसमें फिर से अपने हाइड्रोजन पास किया, सब बच्चे देखें आप, तो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, सब बच्चे देखें, और 2 हाइड्रोजन ऊपर है। डेट मीन समझ में आ रहा है कि इसका ड्यू 2 होगा, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन इसमें लगा है। सही है सा? पहला मोल लगा तो डबल बॉन्ड बना, दोबारा लगा तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ऑफ कोर्स इसका सबका ड्यू पता अच्छे से क्या है? 2 है, सबको पता अच्छे से। क्लियर हो पा रहा है मेरी बात? तो ये जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग करना फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ड्यू। जरा जल्दी से इसको नोट कर लें। इसको नोट करने के बाद एक जरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप में से कोई बहुत ही जो अच्छे से पढ़ रहा हो या मान रहा हो, वो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता है कि इसका ड्यू कितना आएगा।
इसका ड्यू देखते हैं, यहाँ जी सब बच्चे, ठीक है। कंपाउंड का नाम नहीं पूछेंगे, ठीक है, ड्यू देखेंगे। तो पहले इसका 5 होगा, क्या कहते हैं सब बच्चे देखो, क्यूबेन का 5 सही है सर। इसका देखिए इसका 5 होता है, जानते हैं ना आप, 11 होगा। इसका 5 होगा सही है सर। फिर नीचे वाले रिंग में 2 होगा, ऊपर वाले में 2 है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ 2, इधर लिखता हूँ 5, इधर लिखता हूँ 2, इधर लिखता हूँ 2, सब बच्चे जान गए 11 कर लेंगे सर हमारे हिसाब से ड्यू, ठीक है। ये कॉपी करना है आपको, जरा जल्दी थोड़ा नोट करेंगे क्योंकि टाइम कम है और टॉपिक ज़्यादा है हमारे पास। घर पे थोड़ी सिटिंग एबिलिटी आप बढ़ा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे चल के आपको बहुत आराम मिलेगा। आप चिंता ना करें, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा करें। थोड़ा कंटिन्यू घर पे बैठें, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगातार ऐसे अगर बैठते हैं आप, कोशिश तो ये करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में कि सोने का कार्यक्रम बहुत ही कम करें। तो अगर आप थोड़ा इधर मेहनत कर लेंगे तो सितंबर अक्टूबर जाते जाते तक मैंने बताया सब कुछ याद हो जाएगा आपको। उससे फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आप आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी आपने आराम कर लिया तो आगे स्ट्रेस भी बढ़ेगा और पढ़ भी नहीं पाएंगे आप। तो आप पीछे से अगर लेक्चर वगैरह छूट गया हो उसके वीडियो को देख लें, एक चॉइस ये है। दूसरा चॉइस ये है, एक तो एक मैंने आपको ये बताया है, एंड सेकंड चॉइस ये है कि आप उस पर डाउट वगैरह बनाएं, प्रीवियस क्वेश्चंस बनाएं, और मैं एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म तक पढ़ा के लाने के बाद एक बार पूरा टॉपिक एक दिन में रिवाइज़ करा दूँगा पीछे से लास्ट तक। उससे फ़ायदा ये होगा, एक बार क्विक रिविज़न भी हो जाएगा, और दूसरा फ़ायदा एक ये रहेगा कि आपको अपने बारे में पता चल जाएगा आपको कितना मेहनत करना है और कितना नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ हमने सब कुछ लिख लिया होगा, ठीक है। हो गया लिखना। इसके बाद फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ड्यू, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ड्यू, फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ड्यू लिखेंगे इसमें ड्यू, इसमें लिखेंगे ड्यू ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड, ड्यू ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड, ड्यू ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड is equal to number of bonds, is equal to number of bonds that must be broken, that must be broken to convert it into a open chain compound, into a open chain compound, into a open chain compound, into a open chain compound। सब बच्चे यहाँ देखें जरा सा, मैं करके आऊँ आपको ताकि क्लियर हो पाए। यहाँ देखिए सभी लोग, अगर आपने ये कंपाउंड ले लिया तो इसका ड्यू 1 है, 2 रीज़न से। एक तो हमारे पास फार्मूला है, आपको फार्मूला ही देखना है, ये डेफिनेशन प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड में शायद कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका ड्यू 1 होगा। सब बच्चे जरा से यहाँ देखें, ये इस तरीके से बना हुआ, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, ड्यू 1। कहीं किसी बच्चे ने ऐसा लिया है, सब बच्चे ध्यान से देखें, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो। अगर ये बॉन्ड, इसका ड्यू तो 2 है, कैसे पता चला, ये भी बॉन्ड टूट जाए और ये भी बॉन्ड टूट जाए, ये टूट जाएगा तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, जितना बॉन्ड टूटेगा वही इसका ड्यू है। तो एक बॉन्ड टूटा, ड्यू 1। सर सारे बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ दिया आपने, ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड को तोड़ के तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। कोई बच्चा बोलेगा यहाँ तोड़ेंगे तो इसको छोड़ोगे तब भी ओपन चेन में है। क्लियर हो गया होगा शायद, ये जरा कॉपी करना है। और आप में से फाइंड ड्यू जरा लिखता हूँ, इसको 2 में टाइम लेके जरा जल्दी से करेंगे। फाइंड ड्यू, ये क्वेश्चन थोड़े बार बार आएंगे तो इसको जरा हम लोग को करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे C6H6, दूसरा है C6H6, यहाँ पर लिखा हुआ है Cl2, C6H4Cl2 लिख देता हूँ। अगला है C6H6O2, थर्ड ये लिख देता हूँ C6H6O2, ये भी 6 है सॉरी, ठीक है। फोर्थ लिख लेना C6H4ClNO2। इसका आंसर ज़रा जल्दी से बताना है आप। ये 4 कंपाउंड है, जो कैसे बनेगा, एक ही फार्मूला अपने पास, ये फार्मूला है, एक फार्मूला अपने पास बस ये, ठीक है, H+X - N/2, एक ही फार्मूला आपके पास।
जल्दी ट्राई कर लें, मैं एक बार आंसर बोलूँगा, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, थोड़े ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे। यहाँ सब लिखा हुआ है, आप देख के रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले का 4, यस सर। ठीक है जी, पहले का 4, ठीक है। जिसका लगे ना आता हो मेरे से बोलेंगे तो बता देंगे। पहले का 4 है, ठीक है। दूसरे का यहाँ पर जरा देख के बोल रहा हूँ मैं, दूसरे का C6, इसका आंसर आएगा 1। मेरे पास 1 लिखा हुआ है, कितना आपके पास देख लीजिए, चेक करते हैं। 3 होगा। यहाँ देखिए सब बच्चे, 6 + 1, सब बच्चे यहाँ पर देखें, -6 + 2/2, तो ये 7 माइनस ये कितना हो गया 8/4, 3। चलो इसका ड्यू 3, सेकंड का ड्यू 3, सेकंड का ड्यू 3। इसके सभी बच्चे देखें, इसका 4, इसका 4, लास्ट का 5, ठीक है। जरा देख लें, ये ड्यू लिख दिया मैंने सबको, ब्रैकेट में ड्यू है, ब्रैकेट में लिखा हुआ ड्यू 4 3 4 5, 4 3 4 5 कर लेंगे सर। मुझे करना है या बताऊँ आपको? कर लेंगे ना सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट स्टडी है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यहाँ देखिए थोड़ा सब लोग बोर्ड पे जरा सब लोग देखें, थोड़ा दो तीन कंसेप्ट देख लें। जब भी कहीं मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड लिखा होगा, सब बच्चे बोर्ड पे देखें, तो ये हमेशा कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड कहीं भी लिखा होगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। मैं यहाँ जरा सा एक लाइन लिख देता हूँ, कन्वर्ट, बार बार, ठीक है, ताकि आपको एकदम समझने में दिक्कत ना हो। ये कन्वर्ट होगा, ये फिक्स है, ये कन्वर्ट होगा, इसी तरीके से कन्वर्ट होगा। दूसरी बात जरा सब बच्चे देखें, अगर आपने डबल बॉन्ड लिया और 2 हाइड्रोजन, आपको जब भी हाइड्रोजन ऐड करना है तो एक रीएजेंट रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सब बच्चे बोर्ड पे देख लें, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बुक्स वाले बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। तो अगर हाइड्रोजन आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लेके आ रहे हैं और 2 हाइड्रोजन ऐसा कहीं बनाया, सब बच्चे यहाँ पर देखें, 2 हाइड्रोजन ऐसा आपने बना दिया, मतलब सेम साइड से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ऐसे एडिशन का नाम होता है सीन एडिशन। सीन मतलब सेम साइड से आएगा, ये हमने कई बार पढ़ा रखा है, एक बार दोबारा आपको बोल रहा हूँ। और 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड से अगर आता है जुड़ने के लिए, तो इसका नाम होता है एंटी एडिशन, इसका नाम है एंटी एडिशन। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए ये एजेंट वगैरह हम अभी यूज़ करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कैसे आ सकता है, 2 आ सकते हैं, आइदर सेम और डिफरेंट, 2 तरीके से आ सकते हैं। तो ये हो गया। जब भी आपको हाइड्रोजन करना है, जब भी आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, एडिशन ऑफ H2 के लिए कोई एक रीएजेंट है, जरा देख लें आप, उस रीएजेंट का नाम है निकिल, प्लैटिनम और पैलेडियम। सब बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, और बुक्स में लिखा हुआ 300 डिग्री सेल्सियस, तो हम हीट मान लेंगे केवल। प्लैटिनम काफ़ी महंगा है, वाइट गोल्ड इसको बोलते हैं, जो काफ़ी महंगा आता है। आप आसान शब्दों में ये समझ लें कि अगर आपको लेबोरेटरी में रखा होगा तो बच्चे निकाल ले जाएंगे, बहुत ही महंगा आता है, तो ये स्कूल वाले रख नहीं पाते हैं, काफ़ी कॉस्टली है। इतना बड़ा अगर प्लैटिनम का वायर है, केवल पतला सा, 45,000 रुपये का होगा। तो अगले दिन वो किसी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग बना देगा, और स्कूल में तो रहेगा ही नहीं। तो ऐसे किसी में स्कूल वाले रखते नहीं है, कौन अपनी भाई क्षति पहुंचाएगा। तो स्कूल में एक ही चीज़ मिलेगा जो सस्ता हो, टिकाऊ और मजबूत हो, उसका नाम है निकल, सबसे शानदार। तो हम जब भी अब H2 रखेंगे तो उस पर रखेंगे Ni, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कोई भी एक होगा तो हम Ni मान के बार बार चलेंगे। अब जैसे ही रखेंगे, सब बच्चे जानते हैं, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और 2 हाइड्रोजन कहीं पे आ गए होंगे। 2 हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन से आएंगे तो सीन, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो एंटी एडिशन। क्लियर हो गया होगा आपको? तो एक कंसेप्ट जरा से देखें, ये था एक कंसेप्ट, ये है, और एक रीएजेंट, ये जो काम का है, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें। ये तीसरा कंसेप्ट है, 3 लाइन मेरे को समझाना था। अब इसको लेके जरा हम बहुत सारा करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन लेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, बाकी फर्दर आप जो लिखना है लिख लेंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। कमिंग क्लास में ओजोनोलिसिस वगैरह रखे, मैं पूरा अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा, आप उसे देख लेना। एडिशन ऑफ H2 हाइड्रोजनेशन लिखा हुआ है, और कन्वर्ट ऊपर लिखा हुआ है।
सीन एडिशन SYN, सीन मतलब सेम डायरेक्शन से हाइड्रोजन का आना। ये प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने GI के भी आसपास में पढ़ाया है, कभी आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और दो हाइड्रोजन अपोजिट साइड से आते हैं तो उसका नाम एंटी एडिशन है। सेम लाइन हमने GI में भी बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ GI में फर्स्ट हेडिंग में प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ाया होगा, और एक बार यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे टॉपिक केमिस्ट्री में बार बार आएंगे तो चीज़ें आपको एकदम याद हो जाएंगी, उसे देख लेंगे। DU से क्या पता चलता है? DU से करेक्ट मतलब DU से पता चलता है किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और रिंग कितने होंगे, ये आइडेंटिफाई होता है। DU 2 मतलब मे बी पाई 2 हो सकता है, मे बी रिंग 2 हो सकता है, एक पाई और रिंग हो सकता है। तो DU से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बारे में हमें पता चलता है, या नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में हमें आइडेंटिफाई होता है कितना होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से क्या पता चलता है? तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से मुझे पता चलेगा किसी कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो लिखना है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए थोड़ा एक बार। हो गया? ये रिएजेंट वगैरह है, इसके वगैरह हो नहीं पाएगा। हम रिएजेंट कई बार पढ़ेंगे, करीबन इस पूरे कोर्स में आते थे 12 तक आते थे 150-200 बार पढ़ेंगे। अब चिंता ना करें, 200 बार में तो एकदम चीज़ें याद हो जानी चाहिए आपको। फिर भी नहीं कर पाते तो इस दुनिया में बस आपका भगवान मालिक है, सबका मालिक एक। सुना है ना आपने ये सब? बस वही बचा सकता है आपको, और कोई नहीं बचा पाएगा। और स्कूल में आपका कहीं सेटिंग हो तो अलग बात है। वैसे तो हिंदुस्तान के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, वो पढ़ते तो यहाँ है लेकिन गलत काम भी कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सभी लोग यहाँ देखें जरा सा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन और इस पे H2 कैट हम लिख देते हैं, सब बच्चे देखें H2 कैट लिखेंगे, यानी कैटलिस्ट लिखा हुआ है, तो इस सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ऐसा? आप जानते हैं डबल बॉन्ड है। फिर सब बच्चे देखें ऐसा लिखा हुआ है तो सेम लाइन रखेंगे तो सबको पता है ऐसा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आप अगर समझने में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं तो ये देखिए, ये लाइन ये दोनों सेम लिखा हुआ है, सब बच्चे यहाँ पर देखें, ये ऐसा बन जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे यहाँ दिखाई दिए, सब बच्चे देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कंज्यूम, यहाँ देखें जरा सा, कंज्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या कहते हैं आप? यही हो रहा है जी? 1 मोल लगा, एक ही पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, जब देखें आप, आइडेंटिफाई करता है कितने पाई बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा ये बताता है। कौन बताता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये आइडेंटिफाई करेगा किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितना पाई बॉन्ड होगा, जैसे इसके अंदर कितना है, 1 है। क्लियर हो गया? कर लेंगे आप। सब बच्चे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ देखिए, इसका नाम सी स्पॉम है। सब बच्चे यहाँ पे देखें, और आपने H2Ni ले लिया, H2Ni H2 कैट ऑल आर द सेम। जब इसको लूँगा तो ये बनेगा ऐसा, सब बच्चे देख लें। फिर जब हमने ट्रांस लिया, सब बच्चे देखें, ये है ट्रांस, तो इसका भी सेम बना, ये देखिए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बार ज़रा पूछा हुआ है प्रीवियस में, सब बच्चे देखें, सीज एंड ट्रांस का जो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ देख लें, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा सेम होगा। मैंने ये GI में भी सेम टॉपिक पढ़ाया है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन आर सेम, आर सेम। ये थोड़ा कॉपी करना, सीज और ट्रांस का प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन बिल्कुल सेम होगा। ये 3-4 लाइन अलग लाइन है, ये 2 लाइन अलग लाइन है। क्या कह रही हैं बताइए ना? इसको कॉपी करिए आप लोग, मैं देखता हूँ। ये करेंगे प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब हुआ कितने हाइड्रोजन आएंगे, और उसको देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स H2 कंज्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। कितना मोल कंज्यूम होगा, कितने पाई बॉन्ड्स बनेंगे, ये आइडेंटिफाई होगा। हो गया? मैं करीबन 3-4 और एग्जांपल लेके थोड़ा आपको समझाता हूँ जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। हम लोग ये जो टॉपिक है मोनो क्या नाम इसका, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये हम रिडक्शन में ला के करीबन इस पर 100 एग्जांपल करेंगे, तब हमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो 10-12 से ही काम चला के रखेंगे, धीरे धीरे टॉपिक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको कोर्स समझ में आने लगेगा।
ये आइडेंटिफाई करता है कितने पाई बॉन्ड होंगे। फिर मैंने लिखा है सीज एंड ट्रांस प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आर सेम। ब्यूट-2-इन एंड ब्यूट-2-इन के दोनों हैं, ब्यूट-इन सीज फॉर्म एंड ब्यूट-ट्रांस जो भी लिखा है उसमें ब्यूट-2-इन ट्रांस फॉर्मेट का, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन सेम बनेगा। ये सेम लाइन एक बार प्रीवियस का क्वेश्चन है जो हमने जीआई में भी किया है और हमने यहाँ भी कर दिया। इसको जरा रफ करता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। सब लोग यहाँ जरा से देखें, यहाँ देखिए, आपने ये लिया है, इस पे H2Ni रखेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात जरा सब बच्चे देखें, ये वाला है थोड़ा इंपॉर्टेंट, जरा देखें, ये है ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपने इस पे H2Ni रखा एट रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये नीचे के एरोमेटिसिटी को लॉस करना पसंद नहीं करेगा। ये एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करेगा, मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड वॉन्ड है ऐसे ही रहेंगे। ये लिखो, दोनों बातें सेम है, आप सब बच्चे जानते हैं। लेकिन आपने एट हाई टेम्परेचर लिखा, हाई टेम्परेचर में रखा तो ये सब कुछ लॉस करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, ये कॉपी करना है आपको। ठीक है, ये कॉपी करना है। पास्ट ईयर्स में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन आपको और करके आपको दिखाता हूँ। ड्यू से 3 क्वेश्चन है PYQ में, एक का नाम प्रिजमेन है, एक का नाम C2CN4 था और एक का नाम क्यूबेन था। 3 क्वेश्चन हमने ड्यू के कर लिए हैं। ये क्वेश्चन हमने पास्ट ईयर का किया है। एक फर्दर ये भी पास्ट ईयर का है जिसको आप देख लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है Me और इस पर लिखा हुआ है H2Ni। ठीक है, इस पर भी लिख देता हूँ H2Ni, ये लिखा हुआ है H2Ni। नीचे वाला हमारे काम का है, ऊपर वाला लेकिन हम लोग करेंगे ताकि एक बार आइडिया आ जाए। हो गया? सब अच्छे बोर्ड पे जरा देखें। नीचे वाले को बताता हूँ, अब ऊपर वाला कर लेना। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा यहाँ देखो, ये तो Me यहाँ आ जाए, यहाँ थोड़ा देखें इसके बारे में। ये जो थोड़ा इसके बारे में और देख लो एक बार पहले, फिर थोड़ा मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ, ये आइडिया आ जाएगा। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। जब भी कोई मॉलिक्यूल sp2 होता है तो प्लेनर हम बोलते हैं, हमने एरोमेटिक के आसपास में बोला है। जब भी कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, ध्यान से याद रखना है इससे, उस पर बोथ अटैक होगा। बोथ अटैक का मतलब हुआ फ्रंट एंड बैक, 2 साइड से इस पर अटैक होगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल sp2 होगा तो 2 साइड से अटैक होगा। तो इस पर अगर मान लेते हैं 2 साइड से अगर अटैक होता है तो एक पॉसिबिलिटी, ऊपर वाला आसान है, अब बना लेना। एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, सब बच्चे देखें कि ये ग्रुप में तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं है, तो जैसा बना हुआ ऐसे ही बना लें। एक हो सकता है आगे से अटैक हो, आगे से अटैक होगा तो ये भी Me होगा, क्या कहते हैं आप लोग। और एक हो सकता है इसमें पीछे से अटैक हो, जरा देखिए आप, पीछे से अटैक हुआ तो डैश पे आ जाएगा और यहाँ पे Me ऐसे ही रहेगा। सही है ऐसा? इसका अंदर सब बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा रेशमी मिक्सचर बनेगा। मैंने पढ़ा दिया आपको रेशमी मिक्सचर, IUPAC के बाद आइसोमरिज्म, इस पर 2 प्रोडक्ट बनेगा, दोनों इक्वल अमाउंट में है, इसका नाम है रेशमी मिक्सचर। ये जरा कॉपी करना है आपको। जब भी कोई सब्सटेंस अगर sp2 रहता है या प्लेनर मॉलिक्यूल रहता है, उस पर बोथ साइड से अटैक होता है, इट मे बी फ्रंट और बैक। और ऐसे केस में हमेशा उसका 2 फॉर्म बनेगा, एक तो वो मॉलिक्यूल जो पहले से है एंड अनदर फॉर्म जो चेंज होकर आएगा। तो 2 मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उसको हम लोग रेशमी मिक्सचर बोलते हैं। या बहुत ही आसान शब्दों में, जब भी कोई मॉलिक्यूल डबल बॉन्डेड है या जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल है, जब भी कोई मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पर जैसे ही अटैक कराएंगे और मॉलिक्यूल कायरल होता है तो हमेशा 2 बनेगा। इट में भी आइदर एक रेशमिक मतलब D और एक L जिसका नाम रेशमिक मिक्सचर है। कर लेंगे शायद। ऊपर वाला तो आसान है, ऊपर वाले में आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन का मिथाइल लगेगा, एक मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा ऊपर वाले में। ऊपर वाले में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका अगर मेरे से कोई नाम जानना चाहता है तो बस ये बनेगा, जिसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एमी सेंस मिथाइल है, आपको अच्छे से पता है क्या बनेगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऊपर वाला आसान है तो मैंने इग्नोर कर दिया। नीचे के 2 फॉर्मेट बनेंगे, हमने 2 बना के दिखाया, स्पेस कम था तो मैंने सामने सामने ऐसे लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद थोड़ा लिखना है हमें।
क्वेश्चन लिख लो पहले, हेडिंग से अच्छा क्वेश्चन लिखो। राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख दिया आप लोगों ने। ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। सब बच्चे जरा देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका ड्यू निकाल लेना चाहिए। तो C4H6 का ड्यू 2 आ जाएगा। ड्यू कैसे निकालते मैंने समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर जरा देखो ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुन लें। बोला 2 ड्यू लेना है और 4 ही कार्बन लेना है। 4 कार्बन को लेते हुए 2 ड्यू को लेते हुए जितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो बनाना है। तो मेरे हिसाब से देखें सबसे पहला तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, सबको दिख रहा होगा, एकदम सही है क्योंकि 4 कार्बन भी है। ड्यू कितना इसमें 2 है, बिल्कुल पहला ये करेक्ट है। फिर दूसरा सब बच्चे देखें, दूसरा जैसे किसी बच्चे ने ऐसा लिया, सब बच्चे देखें थोड़ा ध्यान से। कोई बच्चा ऐसा बोलेगा सर ये ले लीजिए, गलत, कार्बन की वैल्यू बढ़ गई। हमें कार्बन 4 ही रखना है कांस्टेंट। तो वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी। सब बच्चे जरा से देखें, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ थोड़ा देखें प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सर आप ऐसा बना लें, कार्बन की वैल्यू अभी भी कितनी है 4 और ड्यू अभी भी 2 है, एक रिंग है और एक पाई है। क्लियर हो गया आपको। देन थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। सब बच्चे यहाँ पर देखें, अनदर पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है। ड्यू अभी भी कितना है, ड्यू कितना अभी भी 2 है, ठीक है। ड्यू अभी कितना है 2 है, सब बच्चे देखें। और यहाँ पे ड्यू की वैल्यू भी 2 है और सब बच्चे एक बार देख पा रहे हैं कि कार्बन की वैल्यू भी 4 है। क्लियर हो गया। एंड वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी, सब बच्चे देख पा रहे हैं कि ये बनेगा, ठीक है। ये तो गलत था, एक यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी, सही है ऐसा। फिर जैसे कोई बच्चा बोलेगा, सब बच्चे देखें, जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर एक ये पॉसिबिलिटी है तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसको इग्नोर कर देंगे, गलत हो गया। 3 पॉसिबिलिटी एंड द लास्ट वी हैव लास्ट 4। क्लियर हो गया आपको। ये बनेगा, 4 कार्बन है और ड्यू कितना इसमें 2 है। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, सबको क्लियर हो गया। टोटल 5 आइसोमर आर पॉसिबल, टोटल 5 आइसोमर, ठीक है। ये कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से। 2-3 हम थोड़ा और ट्राई करेंगे, 1-2 टॉपिक करते भी रहेंगे और 2-3 ट्राई भी करते रहेंगे। ये सब गलत है, आप जानते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है। कैसे पता चला सर ये सारे सही हैं। IUPAC नाम लिख के हमने देखा, उनके IUPAC नाम डिफरेंट आ रहे थे, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। उनका IUPAC नाम अगर सेम आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, IUPAC नाम डिफरेंट आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखना है, ये कॉपी कर लो। इसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कॉपी करने के बाद एक सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन सब कुछ रिपीट है। यहाँ लिखा हुआ है साइक्लिक, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखना राइट ऑल पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट ऑल पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ MF, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of MF, of MF molecular formula C4H6, C4H6, C4H6। सबको पता है ड्यू अभी भी कितना है 2 है। तो देखो एक बात जरा सब बच्चे, मे भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, देख लें एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, सही है सा। 4 कार्बन लेना है, ड्यू की वैल्यू भी 2 लेनी है। 4 कार्बन हमने लिया है और ड्यू की वैल्यू भी कितनी है 2 है, ठीक है जी। दूसरा देखो सब बच्चे, एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है, थोड़ा ध्यान से देखें, ये बन सकता है। एंड अनदर एक पॉसिबिलिटी, जैसे आप ऐसे बनाएंगे मान्य नहीं है, सेम हो गया, ठीक है। तो एक बिल्कुल करेक्ट, 2 बिल्कुल करेक्ट। तीसरा जरा सब बच्चे देखें, एक हमारे पास और पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा बना दें, सही है सर। इसके अलावा और जरा सा सब बच्चे देखें, एक 4th पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं, C डबल बॉन्ड और इस तरीके का बना दें। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। और कोई बनाएं आप तो गलत हो जाएगा, बना के देखिए 4 आएगा। ओनली 4 पॉसिबिलिटी है हियर। कैसे पता चला सर ये बनाना है, 4 ही कार्बन लेना है और 2 बॉन्ड लेना है, 2 पाई बॉन्ड, उसको लेके बनाना है। इसमें पाई बॉन्ड ले सकते हैं या रिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें साइक्लिक बोला है, इसमें साइक्लिक कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चल रहा होगा, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट इसके बाद कॉपी करने के बाद हेडिंग लिखना है मोनोक्लोरिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है 3rd, जिसका नाम है मोनोक्लोरिनेशन। नाम से पता चल रहा है कि एक क्लोरीन आना चाहिए। मोनो का मतलब एक होता है,
तो नाम हमारा है मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन रफ करता हूँ, ठीक। चलिए यहाँ देखिए सभी लोग, मोनोक्लोरिनेशन क्या है देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है सबसे इजी है, सबसे छोटा यही है और सबसे इजी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उससे फिक्स है। चैप्टर नंबर 5 से फिक्स है, हर साल क्वेश्चन आएगा। 2008 के आसपास में मैंने 12th का एग्जाम दिया था, 2008 से लेके 2022 आ गया, 14 साल में हर साल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम GOC2 है। आज तक क्वेश्चन रुका नहीं है, हर साल आया है। इसका मतलब वो फ्रिक्वेंटली आएगा, उससे जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आएगा। आने वाली पीढ़ी का पता नहीं, लेकिन तब तक आएगा, क्योंकि फिक्स है, वो डिफिकल्ट है, आना ही आना है, बहुत डिफिकल्ट है। देखेंगे यानी मैं यहाँ देखो जरा सब बच्चे, आपने एल्कीन लिया, सब बच्चे यहाँ पर देखें, और आपने यहाँ Cl2 लिया और H न्यू लिया, इसको ले लेना है एक्सेस में। मैं इसको चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, सब बच्चे यहाँ पर देख लें, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब क्या करेगा, Cl आएगा और Cl जरा से यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है, ये Cl क्या करेगा, यहाँ आकर बैठ जाएगा, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकला होगा, आएगा तो टाइम तो देखेंगे। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इसका नाम है। जब समय आएगा तुम देखेंगे ये सब क्या होता है, अभी समय इसका कुछ भी नहीं है। यहाँ से कोई क्लोरीन बाहर निकल गया हो तो ये HCl ऐसा हो जाएगा, और एक फाइनली इस तरीके से आ जाएगा। नाम से पता चल रहा है मोनोक्लोरिनेशन, एक क्लोरीन का आना, तो एक ही क्लोरीन आया है। ये सब तो काम का नहीं, रफ ऐसे ही एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, मोनोक्लोरिनेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जरा सब बच्चे देखें, थोड़ा काम का है ये भी, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे नहीं। किसी बच्चे ने अगर Cl2H न्यू लिया और ये एक्सेस में ले लिया, सर आपने यहाँ H न्यू क्यों लिखा है, बुक्स वाले सनलाइट इधर लिखते हैं, सनलाइट जरा देखो, बुक्स वाले इसको एनर्जी भी लिखते हैं, सब एक ही बात है, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू होता है H न्यू, ठीक है जी। सब बातें एक ही हैं। ये सब काम उनका है कि नहीं, ये सब हम एल्केन में लाके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ एल्केन लिखा हुआ है। अब हम एक ही दिन में सारे चैप्टर नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे हमने चलना स्टार्ट किया था। कभी हम लोग किसी टाइम पर IUPAC में थे, आज काफ़ी आगे आ गए हैं, ऐसे ही 1.5-2 महीने में काफ़ी हम लोग आगे आ जाएंगे। तो देखिए सब लोग यहाँ पे सबसे पहले बनेगा CH3Cl। ये Cl एक्सेस में है तो बार बार अटैक करेगा, तब तक अटैक करेगा जब तक सारे हाइड्रोजन को बाहर ना निकाल दे। तो एक बार फिर से HCl यहाँ से बाहर निकलेगा तो बनेगा CH2Cl2, देन फर्दर एक बार और निकलेगा तो बनेगा CHCl3, देख लीजिए आप, और देन फिर से एक बार Cl2 इस पर अटैक करेगा तो बनेगा CCl4। ये CHCl3 थोड़ा हमारे काम का है, इसको मैं CHX3 भी लिख सकता हूँ। CHX3 का नाम होता है हेलोफॉर्म, CHX3 का नाम है हेलोफॉर्म। अगर आपने, सभी बच्चे देखें, अगर आपने वहाँ पे Cl रख दिया तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगर आपने वहाँ पे CHBr3 लिख दिया तो नाम है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और CHI3 आपने रख दिया तो नाम है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के बारे में सुन लें जरा सा, थोड़ा काम का है। क्लोरोफॉर्म लेबोरेटरी में काले या भूरे रंग की बोतल में रखा होगा, ब्लैक ब्राउन बोतल्स में गर्दन तक लिक्विड भर के रखा होगा। अगर मान लेते हैं क्लोरोफॉर्म इस बोतल में है, सब बच्चे देख लें, यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ तक भर के क्लोरोफॉर्म रखा हुआ होगा। ये क्लोरोफॉर्म जैसे ही गैप बना, वो मतलब ऑक्सीजन से या नेचर में सनलाइट से आके, सनलाइट से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्फेट गैस बना लेगा। और जैसे ही आपने क्लोरोफॉर्म को महसूस किया, यानी आपने इसको सूंघा, तुरंत आप बेहोश हो जाएंगे, और ज़्यादा सूंघा तो परमेश्वर से मिलन हो जाएगा। आप पुराने ज़माने में फिल्मों में देखते होंगे, हीरो ऐसे रुमाल लेता है, उस पर कोई लिक्विड गिरा लेता है, और जो भी हीरो या हीरोइन इसको किडनैप करते थे बेसिकली, वो क्या क्लोरोफॉर्म का सिंपल दिखाते थे। लेकिन क्लोरोफॉर्म किसी को ज़्यादा सूंघाएंगे तो परमेश्वर से भी मिलन हो सकता है, जिसकी वजह से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्लोरोफॉर्म आज के डेट में यूज़ नहीं करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ईथर वगैरह का यूज़ करते हैं, मार्कर्स में ईथर वगैरह होता है। जो लोग, कई लोग नशेड़ी तो बहुत तरीके का नशा करते हैं, उसमें ईथर वगैरह रहता है, ठीक है। इतनी बातें जरा जल्दी से नोट डाउन एक बार कर लीजिए। मोनोक्लोरिनेशन में इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग ऊपर वाला जरा पढ़ेंगे, नीचे वाला ऐसे ही बस लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म के लिए। फॉस्फेट एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, जब समय आएगा हेलोल्केन हेलोरिन्स में तो मैं आपको लिखवाऊंगा उसका पॉइजनस गैस कैसे है। अभी हम लोग बस आपके साथ एक बात नोट नहीं की, हम लोग ऑर्गेनिक में केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखने का काम बहुत ही है, मतलब थ्योरेटिकल काम बहुत कम है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सेगमेंट है उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। हमारी एग्जामिनेशन में थ्योरी वगैरह आती नहीं है। जब वो आएगा तो उसके लिए मैं आपको एक सीधा प्रिंट आउट दूंगा, उसको रट लेना, इधर से निकल लेना है, उधर उगल देना है, आपके बोर्ड में नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पे बस और बस आप क्वेश्चन में फोकस रहेंगे। ये 2 Cl2 हमने लिखा है, ये हमने लिखा है Cl2H न्यू। H न्यू मतलब सनलाइट, और H न्यू तो आप जानते होंगे, एनर्जी इक्वल टू लिखा प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। V को हल्का सा फोल्ड कर देते हैं, H न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। ये कॉपी करना आपको जरा जल्दी से।
हो गया? कर लियोगे शायद आपने। हम लोग करीबन और एग्जांपल्स थोड़ा देखते हैं, 3-4 और एग्जांपल देखेंगे आज की क्लास में, फिर रुक जाएंगे, देन फर्दर इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे। इसको ज़रा मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा, पीओसी पोर्शन हम लोग अभी नहीं करेंगे। पीओसी मैं ऐसे यूट्यूब पे पढ़ा के से रख दूँगा। आप पीओसी जो है मतलब, या पीओसी हम आपके बैच में कभी लेटर ऑन पढ़ाएंगे, मतलब काफ़ी आगे। पीओसी वैसे हमें पूरा कोर्स हो जाना चाहिए तब पढ़ना चाहिए, तो पीओसी हम लोग वैसे मैं पढ़ा दिया हूँ एक बैच में, तो वहाँ सब देख सकते हैं, या काफ़ी आगे करने के बाद इसे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से पीओसी भी हमारे काम करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आना नहीं है और वो 12th बोर्ड के आसपास में रहता है तो थोड़ा ठीक रहता है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इससे तुरंत नंबर आ जाता है। अदरवाइज़ क्या है कि बहुत दिन पहले होगा तो आगे आगे पार्ट है, पीछे पीछे पूरा सा पार्ट है, सब आप खत्म करके बैठ जाएंगे। इससे अच्छा है कि जब एग्जामिनेशन बहुत करीब हो तो मैं बताऊँगा पीओसी कर लें। टर्म 1 के आसपास में पीओसी कर लेना है। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले करेंगे आप तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा, उसका नाम आइडो फॉर्म टेस्ट। हर साल बोर्ड में आता है तो वो आएगा आइडो फॉर्म टेस्ट। इसको जरा रफ करता हूँ मैं। यस सर। ठीक है, चलिए जरा सा देखिए थोड़ा सा इसको क्यों पढ़ रहे थे, इसमें क्या है उसको थोड़ा सा बार डिस्कस करते हैं। सब बच्चे यहाँ जरा सा देखें। अगर आपने यहाँ थोड़ा देखें प्लीज़, अगर आपने CS3 और CS3 ले लिया और आपने Cl2H ले लिया, ये एक्सिस में है, एल्केन और R एक्सिस ये ऑलरेडी एक्सिस में है, ये सब एल्केन है। आप करिए शुरू, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ज़्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, ये एक्सिस में ऑलरेडी, ये सब एक्सिस में है। तो जब इधर आएंगे सब बच्चे यहाँ बोर्ड पे देखें तो ये CS3, CS2 और Cl आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? फिर सब बच्चे थोड़ा देख लें, फिर मैं आपको बताऊँगा जो मेरा मेन क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि सर यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, प्लस अनदर एक पॉसिबिलिटी है कि सर यहाँ पे क्लोरीन आ जाए। यस सर। सब बच्चे देखें, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार क्लोरीन यहाँ आता, जैसे इसको जब स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, सब बच्चे एक बार देख लें फिर क्लियर हो जाएगा। तो एक बार में क्लोरीन यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, यहाँ आ सकता था, लेकिन तीनों का IUPAC नाम सेम आएगा। एंड अनदर यहाँ, यहाँ और यहाँ आ सकता था, लेकिन इसका भी IUPAC नाम सेम होगा। यस सर। सही है ना जी? आप 3 बार क्लोरीन लगा लो, मतलब एक ही बार में नहीं लगाना है, तीनों अलग अलग टाइम पे लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये एक्सेस में है, ये कम है। अगर ये ज़्यादा होता तो सब शायद एक बार में आता, लेकिन ये हमने कम रखा पहले से ही। तो जितना भी यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे यही नाम बनेगा, और नाम क्या होगा? क्लोरोइथेन। क्लियर हो गया? यहाँ पे जरा सा देखें, एक बार बन सकता है ये, एक बार बन सकता है ये। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, यहाँ जरा सा देखें 1 क्लोरो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोपेन, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब मुझे दो बातें समझ में आई हैं, सब बच्चे देख लें। Cl2 के आने से मुझे समझ में आया कि नंबर ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन, इसमें दो तरीके के कार्बन है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये कार्बन प्राइमरी है और ये कार्बन सेकेंडरी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। ये बातें पहले कॉपी कर लें, फिर क्या समझ में आया उसके बारे में जरा बात करते हैं। जल्दी से इसे कॉपी कर लें आप। क्या पता चला है इसमें? तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिग्री, एंड हाइड्रोजन पता चल रहा है यहाँ पे। इसमें कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में है कि डिफरेंट तरीके का है कि नहीं है। आप देख सकते हैं प्राइमरी पाने की पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी पाने की पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। मतलब प्राइमरी पे 6 बार आ सकता है क्लोरीन। सब बच्चे यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में प्राइमरी में 6 बार आ सकता है, 3 बार यहाँ क्लोरीन आ सकता है और 3 बार यहाँ आ सकता है। तो टोटल क्लोरीन की यानी कि पॉसिबिलिटी 6 टाइम है। और यहाँ पे क्लोरीन एक बार इधर या एक बार इधर से आ सकता है, 2 बार पॉसिबिलिटी है क्लोरीन आने की। ठीक चल रहा है जी? Yes, sir. कर लेंगे, रफ कर रहा हूँ इसे, हमने नोट कर लिया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको छोड़ देंगे आज के लिए, इतना फिर बहुत है। लास्ट इसमें ये जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और माइनर, अभी पता नहीं कौन मेजर है कि माइनर है, अभी पता नहीं, जब हम आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। अब यहाँ देखना है कि
कितने तरीके के इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें अल्फा H ज़्यादा होगा, हम देखेंगे। ये CH3 कर लेना, यहाँ जरा CH3 कर लेना, सभी बच्चे जरा यहाँ CH3 कर लेना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते लेकिन वो आया नहीं, वो SN1 रिएक्शन के आसपास में आएगा, हम देखेंगे। यहाँ पे सब बच्चे देखें जरा सा, ये एक CCC लिखा हुआ है, सब बच्चे देखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने Cl2H नहीं रखा, ये थोड़ा अच्छे से देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर ये Cl यहाँ आ जाए, सब बच्चे बोर्ड पे देखें। एंड सर अनदर पॉसिबिलिटी हो सकती है Cl यहाँ आ जाए। एक पॉसिबिलिटी अगेन है सर कि आप Cl को यहाँ लगा दीजिए, तो ये दोनों सेम हो गया है, तो ये गलत है। सही है जी, IUPAC नाम सेम है। चलिए इसका IUPAC नाम इधर से काउंटिंग होगा, आप जानते हैं, इसका नाम है 2-क्लोरो और ब्यूटेन, और IUPAC नाम इसका भी सब बच्चे जानते हैं, सेम आएगा, ठीक है। एंड अनदर वी हैव अनदर पॉसिबिलिटी लाइक दिस, ये भी गलत है क्योंकि फर्स्ट का कॉपी है। सबको क्लियर हो गया होगा। मैं जरा यहाँ बोल रहा हूँ, सब बच्चे थोड़ा देखें, ये जो सेकंड कार्बन आपने बनाया है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन कायरल है, क्योंकि कायरल उसे बोलते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप हों। तो इस कार्बन के पास एक यहाँ पे कार्बन है, सब बच्चे देखें, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे ET है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल होता है तो सब बच्चे जानते हैं उसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा D+L। हमने आइसोमरिज्म में बोल रखा है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल होगा उसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एंड तो 2 प्रोडक्ट क्या हुआ, D और L। क्लियर हो गया सबको? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। सब बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, ये तो 2-क्लोरोब्यूटेन है, इसका नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन। ये सब प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ, सब बच्चे देखें, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो 2 आंसर होगा। सर 2 आंसर कैसे हुआ? स्ट्रक्चरल आइसोमर में IUPAC नाम सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। IUPAC नाम अगर सेम आया तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों IUPAC नाम डिफरेंट है, तो ये होगा। अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें कितना होगा, तो 3। ये देखिए यहाँ पे तो 2, यहाँ जरा देखें, ये एक ही है, इसी का 2 बना हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, D2-क्लोरोब्यूटेन, L2-क्लोरोब्यूटेन। DL कहाँ से होगा, RS हमने निकाला होगा, जहाँ जहाँ R वहाँ D और जहाँ जहाँ S वहाँ L। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, 2 प्रोडक्ट एक है ये है और एक प्रोडक्ट ये, तो टोटल कितना होगा 3। पास्ट ईयर में ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। इससे ऐसे क्वेश्चन करीबन 10-12 हैं, जिसमें से अभी हमने 1-2 उठाया है। आगे फर्दर आगे की क्लास में हम लोग थोड़ा 10-12 क्वेश्चन मोनोक्लोरिनेशन से करेंगे। सबसे ज़्यादा मोनोक्लोरिनेशन से क्वेश्चन है, ड्यू से केवल 3 क्वेश्चन है, C2CN4, प्रिज्मेन, क्यूबेन, ये 3 क्वेश्चन है जो आते हैं और आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से सीज और ट्रांस का होता क्वेश्चन, वो आने के चांसेस रहते हैं, उसको देख लेंगे आप। मोनोक्लोरिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ओजोनोलिसिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो उस पर हम लोग करीबन 30-40 ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम लोग POC करेंगे, तो POC इस बैच में मैंने बताया कि इसे होल्ड पे रख देंगे, उसके वीडियो रहेगा तो आराम से देख लेना। और इसके बाद POC के छोड़ के हम लोग GOC2 की ओर टर्न ले लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको यहीं पर छोड़ के और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर जरा आगे चलेंगे, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर आगे करेंगे, ठीक है जी, ताकि 12th का भी कोर्स होता रहे। एक बार जब हम सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे कर लेंगे, फिर थोड़ा हम लोग ऑर्गेनिक कंटिन्यू आगे लेकर आएंगे। ये हम लोग इसलिए तेजी से चल रहे हैं क्योंकि कम से कम 5 चैप्टर हमारे हाथ में रहेगा, तो सीधा हमें हेलोकेन हेलोरिन शुरू करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा और इतना टाइम हमारे पास बाद में नहीं बचेगा, ठीक है। और कंटिन्यू आए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। आज कितना बहुत है, थैंक यू, रहने देते हैं।